स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दुखों की बिलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी ज्वाइन किए हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनको भी हम स्वागत योग्य मानते हैं और हम अपने क्लास में उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका के हम ऋणी हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण, जिनके कुछ जो इतना कुशल प्रशासन था, उसके वजह से संस्थान आज इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है और संस्थान की जो विधा है
एक्यूप्रेशर विधा इसको ख्याति प्राप्त है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत विश्व फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार वालों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हम इन्हीं विचारों के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मीरा अरोड़ा जी भी उपस्थित हो गई हैं। वो गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, और मीरा अरोड़ा जी के नाम से हमारे नीलम जी उपस्थित होती हैं, तो नीलम जी का स्वागत है। गरिमा भारद्वाज जी का भी स्वागत है। गरिमा भारद्वाज को बधाइयां भी आप दे सकते हैं। उन्होंने योग जो एग्जामिनेशन है वो पास कर लिया है। वो खुद ही बताएंगे NDDY क्या बोलते हैं उसको, गरिमा जी बताएंगे। आपका म्यूट है मैडम, म्यूट है। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद डिप्लोमा सर। जी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद। बहुत सही हो मैम। हाँ, तो उनको जो है बधाई हम लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने जो है ये जी। नीलम जी का स्वागत है। थैंक्स टू ऑल। और इसके अलावा अभी और सत्यवती कुकरेती जी ने ज्वाइन किया हुआ था, वो सीनियर हमारी थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग इस विचार के साथ आ रहे हैं कि हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, और कालांतर में हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सुधा स्वागत कर रहे हैं। प्रणाम। अभी हम सुधा जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं। और जो हम लोग टिटाइज 7 में सेमेस्टर 2 का जो हमारा चाइनीज है, वो टिटाइज 7 की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। उसकी डायग्नोसिस जो पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे कड़ी में सुधा पाठक शुरुआत करेंगे। ओवर टू सुधा पाठक, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अरविंद सर को मेरा सत सत नमन। इसके बाद क्लास में उपस्थित जितने भी साथी हैं उनका अभिवादन करती हूँ। आज सर ने जो मुझे कार्यभार सौंपा है डायग्नोसिस के बारे में कुछ चर्चा करने का, इस पर चर्चा करना चाहूंगी। साथियों, ये टिटाइज 7 में जो डायग्नोसिस चैप्टर है, एज अ थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत ही मतलब इसको क्या कहूँ, गीता कहूँ, रामायण कहूँ, थेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें जो डायग्नोसिस चैप्टर है वो पूरी तरह से अगर हम इसको आत्मसात कर ले तो हमें किसी भी डिजीज के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके सिम्टम को देखकर या उसके लिए प्रोटोकॉल की अगर हमें जरूरत होगी, सब कुछ इसमें समाहित है। तो इस चैप्टर में अभी तक जो मेरी सहपाठी नीतू जैन ने या मेरी सीनियर मैम अनिता मैम ने जो पढ़ाया है, उसी चीज को आगे करते हुए टिटाइज 7 के चैप्टर 9 डायग्नोसिस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। इससे पहले थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में अपना व्यू रखना चाहूंगी। तो डायग्नोसिस सिर्फ एक एक्यूप्रेशर की ही बात नहीं है, कहीं भी किसी भी बीमारी की बात होती है। डायग्नोसिस मतलब निरीक्षण करना, या किसी भी चीज के लिए अगर बीमारी से हटकर भी कुछ देखें, किसी चीज के बारे में अगर हम जानना चाहें, उसके बारे में पता करना चाहें, तो इस शब्द को हम डायग्नोसिस से उपाधित कर सकते हैं, डायग्नोसिस शब्द हम बोल सकते हैं। और अगर हम आजकल के ये मेडिकल टर्म में अगर इसको हम देखते हैं, तो जब भी किसी भी डायग्नोसिस वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी डिजीज का कंडीशन या जहां भी इंजरी हुई है वहां के साइन सिम्टम को देखकर अंदाजा लगाया जाता है या भांपा जाता है। यह मैं डायग्नोसिस का अर्थ नहीं बता रही हूँ, इसके बारे में जो डायग्नोसिस सब सुनते ही हमारे माइंड में जो बात आती है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रही हूँ। डायग्नोसिस बीमारी के कॉज या सोर्स को आइडेंटिफाई करता है। इसमें हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टेस्ट, बायोप्सी इत्यादि का सहारा लिया जाता है। इसके अनेक स्टेप होते हैं, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, विभिन्न प्रकार के टेस्ट, और जब ये टेस्ट का डाटा हमें मिलता है, टेस्ट का जब हमें कॉपी मिलती है,
उसके बाद उसको आधार बनाकर सही ढंग से बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि बेस्ट ट्रीटमेंट हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर फीवर हो गया हो तो मरीज को डॉक्टर पहले बॉडी टेम्परेचर देखता है, उसका पल्पिटेशन देखता है, हार्ट बीट, लंग्स के कंडीशन का मुआयना वह देखा होगा हम सबने स्टेथोस्कोप के द्वारा करता है, यही डायग्नोसिस कहलाएगा। उसके बाद ही वह बताता है कि यह फीवर है, और उसके बाद इसकी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए फीवर का कौन सी कैटेगरी है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या आजकल जितने भी तरह की है, उसके आधार पर फिर वो आगे ट्रीटमेंट करता है। मतलब हमने देखा पहले वो डायग्नोस करता है, उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाता है। ये तो हो गई आजकल के मॉडर्न मेडिकल टर्म के हिसाब से। लेकिन अगर किसी भी थेरेपी में किसी भी रोग की पहचान करनी हो, तहकीकात या ऑब्जर्वेशन करना हो, चाहे अभी तक यहाँ पर अभी हम अपने थेरेपी एक्यूप्रेशर की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें भी शरीर के बाहर के संकेत, चिन्ह और रोग को देखकर ही शरीर की कार्य क्षमता या कमजोरी का पता लगाया जाता है। चर्म, वर्ण, हड्डियां, रोग का मार्ग, दर्द का प्रकार, दर्द का स्थान, सुन्नपन तथा सुन्नपन का मार्ग, ऐंठन का स्थान, ऐंठन का मार्ग, गंध, मल, मूत्र, पसीना, आवाज, मानसिक स्थिति, मनोभाव, जीव, पसंद नापसंद, नब्ज, कद काठी, उन्माद या विषाद, भूख प्यास, इन सभी के रूपों के आधार पर ही रोगी के शरीर की बीमारी की जानकारी देते हैं। और हमने इससे पहले भी हमारी दोस्त नीतू जैन ने बताया था, उसी लाइन को मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी। चाइना में एक प्रसिद्ध लाइन है, अ पार्ट रिफ्लेक्ट्स अ होल, अर्थात शरीर के एक भाग को देखकर सारे शरीर के रोगों का या शरीर के अंदर जो निरोगी काया है या रोगी है, इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। वैसे तो चीन में डेवलप हुई है यह बात, चीन में कही गई है, लेकिन यह कमोबेश सभी बीमारी पर लागू होती है। शरीर में आई किसी भी स्पेसिफिक जगह पर अगर स्वेलिंग बॉडी के उस पार्ट से रिलेटेड बीमारी की ओर इशारा करता है, अर्थात यह कह सकते हैं कि नब्ज देखकर, वर्ण देखकर, आवाज सुनकर, शरीर को देखकर शरीर की बीमारी कहाँ है, इसका पता हमें चलता है या हम लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत, ये डायग्नोसिस के अंतर्गत कुछ स्टेप्स आते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी। इसके अंतर्गत चीनी निदान पद्धति, जिसे देखकर, सुनकर, सूंघकर, पूछकर, महसूस कर, या इसके अलावा वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, वुड टाइप, फायर टाइप, अर्थ टाइप, मेटल टाइप, या इसके अतिरिक्त लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, चाल ढाल, सर के बाल, रंग, ललाट, आंख, नाक, मुंह, ओठ, हेडेक, डिजीनेस, पेन इन होल बॉडी, जॉइंट पेन या नमनेस, एब्डोमिनल पेन, फूड एंड टेस्ट, वोमिटिंग, स्टूल, डायरिया, यूरिन, ये सभी डायग्नोसिस के स्टेप हैं, और इन्हीं की ओर अभी तक हमने चर्चा की है इस डायग्नोसिस के चैप्टर में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, अभी तक हमने इसमें यूरिन के बारे में, क्योंकि अनिता मैम के द्वारा बताया जा चुका है, यूरिन तक हम पहुंच चुके हैं। उसके आगे अब मैं अपने बुक ट्रेटाइज 7 के चैप्टर 9 में पेज नंबर 132 से आगे बढ़ना चाहूंगी। पेज नंबर 132 में अगला पॉइंट है, अगला डायग्नोसिस का जो आधार है वो है स्लीप। किसी भी मरीज के में बीमारी क्या है, कैसा है, उसका लक्षण जानने के लिए हम स्लीप का भी या निद्रा का भी सहारा लेते हैं। तो इसमें आता है रक्त या यीन, ब्लड या यीन मन या माइंड का आवास होता है। बिना रक्त या यीन के मन का कोई आवास नहीं होता है। तब तक मन रात में रहता है और अनिद्रा इंसोम्निया हो जाती है। Blood and yin are residents of mind. Without blood and yin, the mind has no residence. There is float at night, causing insomnia. अतः ठीक से नींद न आने के कारण अगर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो और डिफिशियंसी ऑफ यीन हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं, सर ने हमें बार बार बताया कि ब्लड यीन रूप है, पूरी तरह से यीन है नहीं, उसका रूप है वो यीन है, उसका तो फंक्शन है वो हमारा हो गया यांग। तो कोई भी चीज, जैसे सर ने हमें हमेशा बार बार बताया, कोई चीज पूरी तरह से ना यिन है ना यांग है, दोनों का समावेश है। तो इसी तरह ब्लड यिन रूप है
और अगर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो या डिफिशियंसी ऑफ यिन हो या अग्नि बढ़ने के कारण ब्लड में अग्नि बढ़ जाए, लिवर में अग्नि बढ़ जाए, उसकी वजह से सपने ज्यादा आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई मरीज हमारे पास आता है, अपना ये सिम्टम बताता है, तो ऐसे में हम समझेंगे कि उसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ हर्ट ब्लड है। और अगर वो एक बार सो जाता है, एक बार सोना मुश्किल हो पर नींद आने के बाद अच्छी नींद आती है, मतलब आजकल के जनरेशन में या जनरली MNC या कहीं भी काम करने वाले रात में जनरली बहुत देर तक जग कर काम करते हैं, या आज के बच्चे बहुत देर तक जगकर पढ़ाई करे, मोबाइल देखे, जो भी हो, लेकिन सुबह में लेट तक सोना चाहे, तो ऐसे कंडीशन में उनके अंदर डिफिशियंसी ऑफ हर्ट ब्लड हो जाता है। और जिसके लिए हम अगर उनको ये प्रोटोकॉल देते हैं जिसमें है H7, P6, CV4, CV14, CV15, UB17 एंड UB20, इन सबको हम टोन करेंगे क्योंकि इसमें डिफिशियंसी है। अगर इस प्रोटोकॉल को हम, जैसे मैं बता रही थी कि अगर आजकल के बच्चों में अगर 11 बजे रात के 10 से 11 बजे के बीच ये प्रोटोकॉल बच्चों में लगा देते हैं तो उन्हें जल्दी ही नींद आ जाएगी। और अगर इससे हम रेगुलर करें, कुछ दिनों तक अगर इसको रेगुलर करें, इस प्रोटोकॉल को उन बच्चों पर अप्लाई करें, तो कुछ दिन के बाद उनके सोने की जो शेड्यूल है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रात में कई बार उठना। कई कारणों से अगर कोई मरीज बताता है कि रात में वो बार बार उठता है, तो ऐसे में हम समझेंगे, एज अ थेरेपिस्ट समझेंगे कि उसमें किडनी इन डिफिशियंसी है और उसका उपचार देंगे हम K3, K6, K9, K10, किडनी 10, स्प्लीन 6, CV1 और CV4। चूंकि ये किडनी इन डिफिशियंसी है तो इन सबको हम टोन करेंगे। अगला है स्वप्न ज्यादा आकर नींद बाधित होना है। जैसे कि अभी बताया था कि रात में अगर हीट अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बार बार सपने बहुत ज्यादा आते हैं, और सपने बार बार ज्यादा आने से कोई भी इंसान या मरीज हो या स्वस्थ इंसान हो स्लीप साउंड नहीं सो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे कि उसमें लीवर हीट बढ़ा हुआ है, और अगर लीवर हीट बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में आगे हम पढ़ेंगे कब्ज की शिकायत भी होती है और बार ज्यादा स्वप्न आने से उसकी नींद बाधित होती है। तो ऐसे में इसलिए हीट बढ़ने का 2 रीजन होता है, या तो लीवर की वजह से लीवर में हीट बढ़ा है या हर्ट में। अगर लीवर में हीट बढ़ा है तो कब्ज होगा, और अगर हर्ट में हीट बढ़ा है तो एक तरह से वो गर्मी की वजह से मुंह में छाले आते हैं, अल्सर हो जाता है। तो ऐसे में हम ये प्रोटोकॉल देंगे। हर्ट में हीट बढ़ा हो तो H7, H8, H9, CV15 इन सबको हम सेडेट करेंगे, और SP6 और K6 इनको हम टोन करेंगे। इसके बाद जैसे कि बताया, लीवर में अगर हीट बढ़ता है तो मरीज को कब्ज हो जाता है, और ऐसे में हम हीट को ये करने के लिए, कम करने के लिए ये चारों पांचों पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। चारों पॉइंट को, लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 और 20, इन सबको हम सेडेट करेंगे। अगला पॉइंट है स्वप्न के साथ बेचैनी युक्त नींद आना। इसमें है रिटेंशन ऑफ फूड। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से भी अगर भोजन मात्रा से ज्यादा हो गया, या हमारे अंदर में इंटेस्टाइन में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से अगर खाना सुचारू रूप से नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी हमें बेचैनी युक्त स्वप्न आती है और स्लीप साउंड नहीं सो सकता है मरीज, जिसमें कि हम उसको ये प्रोटोकॉल देंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा। CV10, CV13, पेरिकार्डियम 6, स्प्लीन 4, स्टमक 21, स्टमक 44 और स्टमक 45, इन सबको हम सेडेट करेंगे। अगला है प्रातः बहुत जल्दी उठ जाना और उसके बाद फिर सो नहीं पाना। ऐसे कंडीशन में गॉल ब्लैडर की डेफिशिएंसी हम समझेंगे मरीज को है। तो इस कंडीशन में हम गॉल ब्लैडर 40 को हम, जो कि गॉल ब्लैडर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ऐसे कंडीशन में अगर जीबी में ऊर्जा अधिक हो जाती है तो इसको हम, अगर उसकी वजह से हो जाता है डिफिशियंसी गॉल ब्लैडर में हो जाती है, तो GB40 को हम टोन करेंगे, जिससे कि ऊर्जा बैलेंस होगा और रोगी को आराम मिलेगा। और ये एजिंग फैक्टर की वजह से भी होता है, बड़े बूढ़ों में जल्दी जग जाते हैं, ये एजिंग फैक्टर एज की वजह से भी होता है, और उनमें ब्लड और की डिफिशियंसी होती है। हर ब्लड डिफिशियंसी के पॉइंट उनको हम देंगे तो उनमें कमोबेश सुधार आएगा। अगला हमारा पॉइंट है लेथार्जी, सुस्ती, आलस। ऐसा हम सब ने एहसास किया होगा, सिर्फ मरीज की बात नहीं है, हम सबों में कभी कभी गाय बगाए ये चीज आ ही जाती है। जैसे इसमें अगर कैटेगराइज करें तो खाने के बाद निद्रा आना,
खा लिया, खाने के बाद निद्रा आराम करने का मन हो या सुस्ती आ जाती हो, तो ऐसे में हम समझेंगे कि मरीज को स्प्लीन की डिफिशियंसी है। तो इस कंडीशन में जैसा कि हम जानते हैं स्प्लीन की का सोर्स है, मतलब फूड की वहां पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर स्प्लीन की डिफिशियंट हो जाएगा तो उसमें की का सोर्स वो भी डिफिशियंस होगा और इसकी वजह से हमें आलस आएगा। तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट देंगे SP3, SP6, ST36, CV12, UV20, UV21, इन सबको टोन करेंगे। अगला है हमारा पॉइंट, सब समय सुस्ती एवं तंद्रा बनी रहे, यानी आलस बना रहे और शरीर में भारीपन लगता रहे। तो ऐसे कंडीशन को हम समझेंगे कि मरीज के अंदर रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी है। मतलब ह्यूमिडिटी, एक तो ह्यूमिडिटी खुद ही भारीपन का कारण होता है और अगर उसका जमाव हो जाए तो किसी ना किसी रूप में निकलेगा ही। तो ऐसे में वो मरीज में नजर आता है कि वह सुस्त रहता है, हर समय उसका शरीर में भारीपन लगता है। तो मैम, ऐसे में मैम खाने के बाद जो निंद्रा आ रही है इसको इनको टोन करना है, सेडेट करना है? खाने के बाद जो निद्रा आ रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्क्रीन की डिफिशियंसी है। अगर कहीं भी अगर डिफिशियंसी आती है ना तो उस पॉइंट्स को हम टोन ही करते हैं। डिफिशियंसी मतलब कमी ना, तो उन पॉइंट को अगर टोन करेंगे तो टोन करने का मतलब है कि वो उस पॉइंट में एनर्जी बैलेंस होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इसको मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि जहां कहीं भी डिफिशियंसी की बात आएगी, जनरली अभी तक जो मैंने देखा है, शायद एक दो पॉइंट मेरी नजर से गुजरा होगा, नहीं तो डिफिशियंसी में ऑलमोस्ट हम लोग टोन करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैं बता रही थी रिटेंशन ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इस केस में अगर रिटेंशन है, स्टेटिस है, स्टैग्नेशन है या बढ़ा हुआ, तो ऐसे में हम सिडेट करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम सिडेट करेंगे। अगला पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। अगला पॉइंट है, सब समय सुस्ती एवं आलस लगता रहे, शरीर में भारीपन भी रहे, ये तो अभी हमने देखा था। और उसके साथ साथ अगर चक्कर आ रहा हो, तो ऐसे में हम समझेंगे कि मरीज के अंदर ह्यूमिडिटी इन स्प्लीन विद लिवर की स्टेग्नेशन है। एक तो ह्यूमिडिटी, स्प्लीन में ह्यूमिडिटी है, उसके साथ लिवर की भी स्टेग्नेंट है, हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम मरीज को ये पॉइंट देंगे, जैसे कि SP3, SP6, लिवर 3, लिवर 30, लिवर 40, CV12, UV20, गॉल ब्लैडर 24 और गॉल ब्लैडर 30 ये क्वेश्चन पूछा था। आपका माइक खुला हुआ है मैम। हाँ, थैंक यू। मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। मैडम इसका क्या, ये पॉइंट क्या करेंगे? सिडेट करेंगे, टोन करेंगे? यहाँ जैसे स्टेग्नेशन है ना, स्टेग्नेशन में हमेशा हम लोग उसको, स्टेग्नेशन मतलब रुकावट को हटाने के लिए हम सेडेट करते हैं। ओके, थैंक यू। कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर रुकावट आ रहा है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, तो वहां के पॉइंट्स को हम जनरली सेडेट करते हैं। इसके बाद फिर आ रहा है अगला पॉइंट है, अधिक तंद्रा, सुस्ती, आलस के साथ अगर ठंड लग रहा हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे किडनी यांग डिफिशियंसी है। और अगर डिफिशियंसी है तो सारे पॉइंट को टोन करेंगे, और इनमें पॉइंट आते हैं K3, K7, UV23, UV47, CV4, CV6, GB4, इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास लेथार्जी में ही है, तंद्रा जनित बेहोशी के साथ बाह्य गर्मी के लक्षण। ये जो पॉइंट है, जैसा कि इससे पहले सुषमा ओझा मैम ने समझाया था, गर्मी के मौसम में जनरली ये होता है, अगर गर्मी की वजह से किसी को आलस आ रहा हो या गर्मी ज्यादा लग गई हो और बेहोशी का कंडीशन आए, तो ये जनरली होता है अटैक ऑफ हीट ऑन पेरिकार्डियम पर हीट का अटैक हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस कंडीशन में इन सभी पॉइंट को हम, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको टोन करेंगे और कुछ पॉइंट को सेडेट करेंगे। इसमें है P3, P7, पेरिकार्डियम 3, पेरिकार्डियम 7, हार्ट 7, CV15, इनको तो हम सेडेट करेंगे, और SP6 और K6 को हम टोन करेंगे। इसके बाद है तंद्राजनित बेहोशी के साथ गले में और गुड़गुड़ाहट हो रहा हो, फिसलती हुई नब्ज हो, जीभ के ऊपर चिपकने वाला परत जमा हो। तो इसका रीजन हम समझेंगे मिस्टिंग ऑफ माइंड बाय फेगम। इसका मतलब हुआ धुंधलापन, फेगम की वजह से हमारे माइंड में जब कभी धुंधलापन
हमें फील होता हो, मरीज को फील होता हो, तो उसमें हम समझेंगे, उसमें हम जो पॉइंट देंगे उन सभी पॉइंट को सेडेट करेंगे, क्योंकि ये फेगम की बलगम की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो इनको सेलेक्ट करेंगे। और पॉइंट है H9, P5, UB15, UB20, ST40, GB26 और CB12। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब भी हमें हीट का अटैक होता है तो हमारे सर के पास, सर में होता है, और जब भी ठंड का अटैक होता है, कोल्ड का अटैक होता है, तो हमारे गर्दन से नीचे हमारे पूरे शरीर में होता है। इसके बाद सुस्ती के बाद लेथार्जीनेस के बाद आता है डिफनेस। और इसमें पॉइंट है, अगर कोई मरीज एकाएक बहरा हो जाए, नॉर्मल है लेकिन अगर एकाएक बहरा हो जाए, तो ऐसे को हम समझेंगे कि उसमें एक्सेस कंडीशन होना उसके बॉडी में बताता है। एकाएक बहरे होने के दो कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण है लीवर हीट एक्सेस। अगर पेशेंट में लीवर हीट एक्सेस हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लीवर 2, लीवर 3, GB13 एंड GB20 को सेडेट करेंगे, क्योंकि ये एक्सेस कंडीशन है, उसको सेडेट करेंगे तब वो बैलेंस कंडीशन में आएगा। एकाएक का अर्थ आप लोग बताइए जरा, सब लोग, और लोग बताएं। एकाएक बहरा हो जाना, एकाएक माने क्या हुआ? सर अचानक, अचानक सर, ऑल ऑफ सडन सर, ऑल ऑफ सडन, जैसे कोई कुछ अचानक से उसको सुनना ना बंद ना हो ना, गया। हम लोग चिकित्सा में बात करेंगे, चिकित्सा में बात करिए। तीन लीवर हीट एक्सेस हो गया हो, तीन कंडीशन है ना, तीन कंडीशन बोलिए। चैप्टर 5, चैप्टर 1 1 से लेकर 2, 1 2 3 4 5 तक, बस पहला 3 कंडीशन बोलिए। पहली कंडीशन बीमारी की, और दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या हो गया? अचानक आए तो अचानक किडनी बढ़ती है तो भी हो सकता है। एक्यूट कंडीशन, मेडिकल टर्म बात करिए ना, एक्यूट कंडीशन। दूसरा सब एक्यूट, और तीसरा क्रॉनिक। क्रॉनिक। ये इस रूप में देखो, एकाएक माने एक्यूट, एक्यूट माने हमेशा एक्सेस होगी, एक्यूट हमेशा एक्सेस होगी। कोई बाहरी जितने फैक्टर्स हैं, आप 6 पढ़े हुए हैं ना आपने, 6 एनर्जी का अटैक कहीं भी होगा तो एक्सेस कंडीशन, चाहे हीट हो चाहे कोल्ड, कुछ भी होगा, तो ह्यूमिडिटी कुछ भी होगा, तो अटैक विंड का तो हमेशा एक्सेस कंडीशन होगी। एक्यूट कंडीशन हमेशा, एकाएक माने एक्यूट, इस तरह समझिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे माने, धीरे धीरे माने, धीरे धीरे माने क्रॉनिक होगी सर, क्रॉनिक। धीरे धीरे माने क्रॉनिक, एकाएक एक्यूट। इस तरह इसको आप डिफाइन करें तो आपको जल्दी तुरंत समझ में आ जाता है कि एक्सेस होगी ही, है ना। चलिए आगे आगे बढ़िए। सर इसमें लीवर ही डिफनेस है, वो तो किडनी का जैसे हम बोलते हैं कि ओपनिंग, और हाँ। लीवर हीट यहाँ पे जैसे इफेक्ट कर रही है, हाँ, तो इंटरनली लीवर इज अफेक्टिंग किडनी, इस तरह से कुछ होगा या नहीं, किडनी जो है मदर है लीवर की। हाँ, सब रिलेशन है, देखिए ऐसा है ना, सारे रिलेशन है। एकाएक बहरे होने के कारण हो सकता है कि देखिए उन्होंने कहा ना हीट एक्सेस हो गई, उसने बंद कर दिया। मदर सारे पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा मत सोचिए कोई है। वो नॉर्मली ओल्ड एजिंग का फैक्टर में किडनी का ईयर कब है नॉर्मली चाइनीज में? 60 to 60 के आसपास है ना, 60 ऑनवर्ड, मतलब जो भी होगा 51 से लेकर के 60 ऑनवर्ड, जो भी जितना साल जीवित रहेगा कोई, किडनी प्रभावित होगी। यानी ये क्रॉनिक है, धीरे धीरे आई है, और एजिंग फैक्टर में आपको अगर हो रही है तो किडनी कानों में खुलती है। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि जैसे जैसे आप एजिंग फैक्टर होगा 51 से आगे, वैसे वैसे किडनी प्रभावित होगी, और किडनी में क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी, तो कान में प्रभाव हो जाएगी। कान से ही ठंडक लगती है, और किडनी का कोल्ड है, ऐसे समझिए। कान से ठंडक लगती है, किडनी का ठंडक है, कोल्डनेस है, और किडनी में पानी है, और किडनी एजिंग फैक्टर में 51 से 60 वाले में, और किडनी कानों में खुलती है, तो कान प्रभावित होंगे, सुनने की शक्ति प्रभावित होगी, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अचानक कोई एकाएक बहरी हो रहा है तो भाई सारे फैक्टर्स होंगे, तो लीवर एक्सेस हो जाएगी, तो भी बहरापन आ जाएगा, बहरापन आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू। तो जैसा कि
अभी ब्रीफ किया। उसके आगे है लीवर विंड अगर एक्सेस हो जाए, लीवर हीट एक्सेस हो जाए तब भी होगा, अचानक एक्सेस कंडीशन होगा और ऐसे में बहरापन आएगा अचानक और एकाएक आएगा, और लीवर विंड अगर एक्सेस हो जाए तब भी ऐसे कंडीशन में एकाएक बहरापन आएगा। और दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, जिसमें कि लीवर हीट एक्सेस अगर होता है तो लीवर 2, लीवर 3, GB13 और GB20 को हम सेडेट करेंगे। और इसके बाद अगर लीवर विंड एक्सेस होता है तो ऐसे कंडीशन में लीवर 2, लीवर 3, SI3, GB20, गॉल ब्लैडर 20 एंड GB16 एंड 20 को हम सेडेट करेंगे। देखिए लीवर हीट एक्सेस के लीवर 2, 3, GB13, 20 कम से कम 10 बार आ चुका, अभी हम लोग 2 दिन में पढ़ रहे हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट जाइए। GB2, लीवर 2, 3, GB13, 20 ये लीवर हीट एक्सेस, दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, तमाम चीजों की बीमारी के लिए। क्लियर? जी सर। फिर आगे अगर धीरे धीरे सुनना कम हो रहा है तो यह डिफिशियंसी कंडीशन को बताता है, और ऐसे में उपचार हम जैसे कि सर ने अभी बताया था किडनी डिफिशियंसी का उपचार करेंगे, और इसमें जो पॉइंट है इन सबको डिफिशियंसी की वजह से टोन करेंगे, जिसमें कि इससे पहले भी मैंने ये सारे किडनी डिफिशियंसी के पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद पुराना बहरापन क्रॉनिक अगर हो, इसका उपचार करते समय निम्नलिखित 4 डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए, जिसमें किडनी डिफिशियंसी जिसका कि अभी जिक्र किया था मैंने, दूसरा हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी के केस में हम प्रोटोकॉल लगाएंगे K3, K6, K9, K10, SP6, CB1 एंड 4 सबको डिफिशियंसी है तो टोन करेंगे। आगे है डिफिशियंसी ऑफ की इन अपर वार्मर, और लास्ट है यांग की डिफिशियंसी। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में तो किडनी इंडेफिशिएंसी का पॉइंट दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, क्या कहा आपने सर? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में किडनी इंडेफिशिएंसी का पॉइंट दिया हुआ है। किडनी और हार्ट किडनी जो है क्या करती है, इस तरह समझिए ना, किडनी क्या करती है। आगे आप लोग देखिए प्लीज, मैं आगे कह रहा हूँ, हम लोग बता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर 19 से देंगे तो हम लोग कंसेप्ट और क्लैरिटी होती जाएगी, क्योंकि तो ये तो वैसे बना, उसमें पूरा अभी हम लोग किडनी को पूरा जाना नहीं, हार्ट को जाना नहीं। किडनी और हार्ट दोनों एक एक्सेस में है, नीचे ऊपर है। किडनी जल तत्व का नियंत्रण करती है, हार्ट अग्नि तत्व का है, लेकिन अग्नि में भी जल है और जल में भी अग्नि है। हम लोग पढ़े है ना, 5 तत्वों से बना हुआ है, तो किडनी में भी जल है और जल में भी अग्नि है। हार्ट में अग्नि है लेकिन अग्नि में भी जल है, दोनों मिल करके आपके शरीर का टेम्परेचर करते हैं along with the support of ट्रिपल वार्मर। किडनी का जल अगर हार्ट में नहीं जाएगा तो भी देखिए, किडनी हार्ट में अगर ब्लड में क्या है, ब्लड में अग्नि भी है लेकिन ब्लड में पानी भी चाहिए ना, याद करिए, बिना पानी के हो पाएगा प्लाज्मा, तो इसलिए किडनी के पॉइंट रखें। ठीक है, लंग्स और हार्ट ऊपर कवरिंग के रूप में देखिए यूं, और नीचे किडनी है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे है ना, बोलिए। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ सर। तो ऐसे इस वो दोनों एक्सिस में है, ऊपर नीचे, वो है दोनों रिलेशनशिप में, और कंट्रोलर भी है, किडनी कंट्रोलर हार्ट की, देखिए। चलिए ठीक मैडम, आगे। फिर अगला पॉइंट है टिनिटस, कान से आवाज आना। एकाएक कान में अगर आवाज आने लगता है तो इससे पता चलता है शरीर में एक्सेस कंडीशन के कारण कान में आवाज आ रही है, और यह एक्सेस कंडीशन 2 तरह की हो सकती है, जैसा कि अभी जिक्र किया था कान में सुनने के केस में। उसमें है लीवर हीट एक्सेस और लीवर विंड एक्सेस। लीवर हीट एक्सेस का भी हमने पॉइंट बताया था, और लीवर विंड एक्सेस के बारे में भी अभी हमने जिक्र किया था। और इन दोनों पॉइंट में अगर कान में टिनिटस की प्रॉब्लम है तो इन दोनों पॉइंट को ग्रेजुअली लगाकर देखना चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल हमें ज्यादा सूट करता है उसको हम लंबे टाइम तक, जब तक बीमारी क्योर ना हो तब तक हम ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ सिम्टम्स है टिनिटस के। अंगुली से अगर कान बंद करने से आवाज बढ़ जाता है तो यह हमें बताता है कि यह एक्सेस कंडीशन है। धीरे धीरे कान में आवाज आने लगता है, ग्रेजुअल अगर इंक्रीज होता है आवाज, तो इससे हम समझते हैं कि किडनी की डिफिशियंसी है। और अगला पॉइंट है, अगर उंगली से कान बंद करने से आवाज घट जाता है तो इससे पता चलता है कि यह डिफिशियंट कंडीशन है, और इसका उपचार जैसे भी किडनी की का बताया था
वही प्रोटोकॉल यहाँ यूज करेंगे, सबको टोन करेंगे। अगला पॉइंट है, जब बहुत जोर की सीटी की तरह आवाज कान से आए तो निम्नलिखित में से कोई एक प्रकार की गड़बड़ी हुई है ऐसा समझना चाहिए हमें, जिसमें क्या आता है लीवर यांग एक्सेस और लीवर हीट एक्सेस और लीवर विंड राइजिंग। तो लीवर यांग एक्सेस में पॉइंट है लीवर 3, लीवर 8, ट्रिपल बावर 5, गॉल ब्लैडर 6, 8, 9, गॉल ब्लैडर 20, गॉल ब्लैडर 38, जीबी 43, किडनी 3 एंड एसपी 6 और एक्सेस है तो इनको हम सेडेट करेंगे। अगला है हीट एक्सेस, ये 4 पॉइंट को भी हम सेडेट करेंगे। लीवर 2, लीवर 3, जीबी 13 एंड 20। अगला है लीवर विंड एक्सेस, इन सभी पॉइंट को भी हम सेडेट करेंगे। इसमें है लीवर 2, 3, जीबी 20, एसआई 8, जीबी 16 एंड 20। बहते हुए पानी की कलरव की मंद मंद ध्वनि जब कान में आए तो इससे पता चलता है कि किडनी की डिफिशियंसी हुई है, जिसमें कि हम अभी तक किडनी की के पॉइंट को दिया है, पॉइंट को बताया है। इन सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे और यह एक टेस्टेड पॉइंट है। इसके अगला आता है हमारे पास आई। आंख में अगर सुई गड़ने जैसा दर्द हो। मैम, यस सर। ये कान में जो पानी की आवाज तो ठीक है, पर जो झींगुर की जैसी आवाज आती है वो भी उसके लिए भी क्या यही हाँ सर, वो भी आवाज जैसे कीड़ों की आवाज आती है, जो झींगुर जो कहलाता है। हाँ सर, अगर वो धीमी धीमी आती है तो जिस तरह इसमें बताया गया ना, जरूरी नहीं है कि सबको पानी की ही आवाज है। अगर धीमी आवाज आती है, मंद मंद आवाज आती है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस प्रोटोकॉल को ये समझकर कि उस पेशेंट के अंदर किडनी की डिफिशियंसी है, प्रोटोकॉल हम लगा सकते हैं, उससे उनको फायदा होगा। ओके, ठीक। क्योंकि इसमें 3-4 जब भी 50 वर्ष के बाद की बात हो तो किडनी पर आपको उपचार अपने आप देना है, चाहे आपको कलकल की ध्वनि आगे चाहे ना आवे, चाहे आपको कीड़ा काटे चाहे ना काटे, चाहे आपको टिनाइटिस हो या ना हो, सबको देना है। किडनी वाले पॉइंट तो दे रहा हूँ सर, आपको पता है मैं पिछले 1 हफ्ते से दे रहा हूँ, और पर इस पे टिनाइटिस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। ऑल दीजिए। अभी देखिए कब से टिनाइटिस है आपको? टिनाइटिस करीब 2-3 महीने से। अच्छा, और इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी ये प्रॉब्लम तुरंत आई नहीं होगी? हाँ, बेशक 7 6 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, तो इसका मतलब धीरे धीरे आपको सब प्रोटोकॉल दिए, चारों प्रोटोकॉल दीजिए आप। चारों दे रहा हूँ। हाँ, चारों दीजिए, एक के बाद एक दे रहा हूँ। आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, आंख में तो फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क पड़ेगा। फ्लोटर्स थे वो, उसमें तो फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क पड़ेगा। किडनी बहुत कंट्रोल है। सर कम से कम 1 सप्ताह लगाएंगे ना, 1 वीक लगाएंगे तो सर समझ में आएगा। डेली में कान में तो फर्क नहीं पड़ा, आंख में फर्क पड़ा है सर। ऐसे ही वो पहले से हो रहा हो ना, लंबा हो, एक प्रोटोकॉल है ना, धीरे धीरे एक वीक लगाएंगे तब समझ में आएगा। राइट सर, राइट। ओके मैडम, ठीक है सर। फिर अगला है आंख में अगर सुई गड़ने जैसा दर्द हो, लाल हो, सुर्ख हो जाए, सर दर्द हो, तो इससे पता चलता है हार्ट हीट एक्सेस हुआ है। और इसके पॉइंट अभी हमने बताए थे, उस पॉइंट को सेडेट करेंगे, क्योंकि हीट एक्सेस है, सेडेट करेंगे तो इसमें ये प्रोटोकॉल अच्छा ट्रीटमेंट देगा। इसके अलावा इसमें कभी कभी H3 सिंगल पॉइंट। यस सर। सर आपका इसमें कभी कभी H3 सिंगल पॉइंट पर उपचार देने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है, क्योंकि H3 हार्ट की एक मेरिडियन है, वह उसकी एक शाखा, हार्ट मेरिडियन की एक शाखा आंख तक पहुंचती है, जिसकी वजह से अगर H3 पर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो वह भी काफी अच्छा इफेक्ट देती है। अगर आंख में दर्द हो, सूजन हो एवं लाली हो, इसके 2 कारण होते हैं, एक्सटर्नल विंड हीट और इंटरनल लिवर हीट। अगर धुंधला दिखाई देता है और आंख के आगे पतंगे फ्लोटर्स आता है, जैसा कि सर ने अभी चर्चा किया था, तो इसका कारण हम समझेंगे लीवर ब्लड डिफिशियंसी का। और ये डिफिशियंसी है, तो ये जो प्रोटोकॉल है इसको हम टोन करेंगे, जिसमें लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4, GB, गॉल ब्लैडर 20, GB, गवर्निंग वेसल 16 एंड 20 को टोन करेंगे। और जैसा कि अभी सर का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी सर ने अभी जो जिक्र किया था कि उनको फ्लोटर में काफी अच्छा इफेक्ट आया है,
तो यह एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अब नहीं, इससे इस प्रोटोकॉल से समझिए कि लीवर ब्लड डिफिशियंसी कितना महत्वपूर्ण है, बीमारी महत्वपूर्ण है, मतलब गंभीर। कितने प्रोटोकॉल है देखिए, 10 12 15, यस सर। 10 12 तो होंगे कम से कम। 12 मुझे तो बहुत आराम मिला सर, किडनी से, केवल किडनी को लगाने से फ्लोटर से आराम मिला। और ये फ्लोटर की शिकायत मेरी करीब करीब 10 से 12 साल पुरानी थी। हाँ, तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट 80% रिलीफ है एक वीक में। लीवर इज द सन ऑफ किडनी। चलिए, हाँ, लिवर का तो नहीं लगाया मैंने, किडनी वाला लगाया। हाँ, लीवर इज द सन ऑफ किडनी। सर ठीक है सर, ये भी ट्राई करूंगा। ठीक है। ये नहीं, सारे- उसी प्रोटोकॉल से सारे- फर्क पड़ जाएगा। सर का कहना यही है कि उसी से फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। ठीक है सर, रेगुलर वही लगाइए आप। ओके हाँ। ओके सर। ठीक है सर। फिर अगला पॉइंट है प्रकाश असह्यता, फोटोफोबिया। इसका कारण भी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है, और इसमें हम जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम टोन करेंगे। इसमें है लीवर 3, लीवर 8, SP6, K3, UB17, 18, 20, 23, LI4, GB20 एंड 16। अगर आंख में दबाव महसूस हो तो यह किडनी इन डिफिशियंसी के कारण होता है, और किडनी इन डिफिशियंसी के पॉइंट अभी जो मैंने डिस्क्राइब किए थे उन सबको हम टोन करेंगे, तो इसमें अच्छा इफेक्ट आएगा। और अगर आंख में सूखापन हो तो इसका 2 कारण होता है, या तो लीवर इन डिफिशियंसी होगा या किडनी इन डिफिशियंसी। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इस प्रोटोकॉल को में जितने भी पॉइंट है सबको टोन करेंगे, तो इसमें आंख का सूखापन दूर हो जाएगा पेशेंट का। अगला पॉइंट है ट्रस्ट। मैडम, कई बार जैसे आंख से पानी निकलता है, यस सर। तो वो क्या हो सकता है? जैसे ये सर आंख से पानी, पानी हाँ, चलिए वो खैर मिलेगा, वो आंख वाले चैप्टर में कहीं मिल जाएगा, इसी में होगा कहीं। ये सूखापन नॉर्मली वो कंप्यूटर वगैरह में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आंखों को सूखापन वाला, लेकिन पानी निकल रहा है, इसका मतलब कोई डिफिशिएंट कंडीशन है, रोक नहीं पा रही, या तो जो आंसू बाहर निकल रहे हैं यानी पानी है, तो डिफिशिएंट कंडीशन तो है कोई। अब क्यों डिफिशिएंट है ये देखना कि कौन सी एनर्जी डिफिशिएंट है, लेकिन है तो लीवर पर आप केवल काम करिए। और लीवर के बैलेंसिंग पॉइंट आपको ट्रीटाइज 1 में पेज नंबर शायद 7 या 8 में है, बैलेंसिंग पॉइंट लगाइए लीवर के। ओके, बैलेंसिंग पॉइंट या तो लीवर 2 टोन तो कर सकते हैं सर, लीवर 2 टोन और लीवर 8 सडेट। हाँ, हम जो कह रहे हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट लगा लीजिए तो और भी बीमारी जो होंगी वो भी ठीक हो जाएगी लीवर के साथ। मतलब टेबल दिया हुआ है आंखों की बैलेंसिंग पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है। ओके सर, थैंक यू। उनको लगाने से बहुत कभी कभी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल है। आंखों का टीयर डक्ट जी क्या बैलेंसिंग पॉइंट पेज नंबर 10 में दिए हुए। हाँ, बैलेंसिंग पॉइंट ट्रीटाइज 1 में 7 और 8 पेज नंबर 10 में है। हाँ, पेज नंबर 10 में है। तो बैलेंसिंग पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है। उनमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मेथी लगा के देखिए, मेथी केवल मेथी। ओके सर, ठीक सर, बैलेंसिंग में मेथी ही लगानी होती है सर, वो बैलेंस करेंगे। हाँ, वही कह रहे बैलेंसिंग में। मैं भी यही बोलने वाली, बैलेंसिंग पॉइंट में जनरली मेथी का ही यूज करते हैं। बैलेंसिंग पॉइंट में ना जनरली मेथी का ही यूज करने के लिए बताया है। नहीं, कुछ लोग वो हर आदमी बोलता है ना, एसएम बोल देता है ना, इसलिए स्टार मैग्नेट बोल देता है ना नॉर्मली। पहले स्टार मैग्नेट हम लोगों ने यूज किया था ना, संस्थान ने पहले एसएम यूज किया था। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती चली गई वैसे वैसे एसएम का प्रयोग कम हो गया और उसके लिए मेथी निकल गई। सर उसका इफेक्ट भी सेडेशन का ही है सर, स्टार मैग्नेट का भी। हाँ, मैं इसीलिए आगे बहस नहीं उस पर शांत हूँ। वो जो है, क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे नॉलेज होती चली गई वैसे वैसे उसका बंद हो गया। ठीक, ये सर पूरे पॉइंट लगाने पड़ेंगे बैलेंसिंग में? हाँ, बिल्कुल लगाइए। अच्छा सर, अपने को स्वस्थ रखना है जी। 3-4 फिंगर पे नहीं सर, मेथी पट्टी पिच जॉइंट पे लगाएं। थैंक यू। हाँ, वो भी लगाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बैलेंसिंग पॉइंट लगाने से बहुत सी बीमारियां आपको
आपकी समझ में नहीं आ रही वो भी ठीक हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। फिर अगला पॉइंट आता है थ्रस्ट। प्यास के साथ ज्यादा मात्रा में अगर ठंडा जल पीने की इच्छा हो तो यह बता रहा है फुल ईट इन एनी ऑर्गन। प्यास न लगने का दो कारण है, इसमें पहला है स्टमक कोल्डनेस और दूसरा है स्प्लीन कोल्डनेस। स्टमक कोल्डनेस के प्रोटोकॉल हैं ST36, CV6, CV12, UB20 एंड UB21। इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। अगला पॉइंट है स्प्लीन कोल्डनेस, इसमें है कोल्डनेस है सजेस्ट करेंगे ना मैडम, कोल्डनेस है सजेस्ट करेंगे ना, एडिट करने पड़ेंगे ना मैम, टोन करेंगे तो और बढ़ जाएंगे नहीं। इसमें तो है टोन कोल्डनेस में क्या सिडेट है? कोल्डनेस ने सर नहीं, इसमें कोल्डनेस में क्या सिडेशन है? SP36 में 6 में UV12 तो पॉइंट है एनर्जी, या तो कारण तो देते नहीं है ये। अभी तो इसमें सिडेशन का तो नहीं लिखा, सिडेशन का तो हो सकता है सिडेशन हो, सिडेशन लगा के देखिए। लेकिन मुझे लगता है CV12 चूंकि 6 एनर्जी वाला है, 12 जो है होम्योस्टैटिक पॉइंट है, और तो उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए किया गया है। स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी बढ़ रही है इससे। देखिए ST36 कुछ नहीं है, एनर्जी बढ़ा रहा है। ST36 स्टमक का पॉइंट है, CV6 एनर्जी बढ़ा रहा है, CV12 जो है बैलेंसिंग कर रहा है, मतलब जो होम्योस्टैटिक पॉइंट है। UB20 और 21 यांग पॉइंट है, यांग वाले है, वो बैक वाले बैकशू पॉइंट है, और दोनों एनर्जी बढ़ा रहे हैं स्टमक की। यानी कोल्डनेस को उन्होंने अगर टोन किया है तो एनर्जी को बढ़ाने की वजह से है। तो ये स्टमक का कारण क्या हो सकता है? स्टमक कोल्डनेस में, स्टमक को पसंद है कोल्डनेस, तो कोल्डनेस पसंद होनी चाहिए। यस, एनीवे, अच्छा छोड़िए भी इसको देख लीजिएगा दोबारा, उसमें टिटाइस 16 में देखिए कहीं हो। इसमें सिडेशन या टोन यही करना है ना, इसमें नोट कर लीजिए सिडेशन या टोन। सुधा मैडम यस सर, वही नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन कोड दोनों में नोट कर लीजिए, उसमें टिटाइस 16 में होना चाहिए। ठीक है सर, इसको हम लोग बता देंगे, ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए भी सर, मैं स्टेटस किचन में देखकर कंफर्म करूंगी सर, मुझे भी इसके बारे में अच्छी क्या है तभी भी देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, और किसी का खुला हुआ है? स्क्रीन पर ना नाम नहीं दिख रहा है, SUS। ठीक है सर। फिर अगला SP3, 6, 9, ST8 और CV12, इस पॉइंट को भी हम टोन करेंगे। अगला पॉइंट है प्यास पर पीने का मन ना करे। प्यास तो लगा हो पर पानी पीने का मन ना करे, तो ऐसे कंडीशन में समझेंगे कि ह्यूमिड हीट बढ़ा है और हीट से प्यास लगती है, पर ह्यूमिडिटी के कारण पीने का मन नहीं कर रहा हो। तो इस कंडीशन में ह्यूमिडिटी हटाने के लिए इन सारे पॉइंट को हम सेट करेंगे। SP6, 9, GB34, Li4, 11, GB9, 14, UB20, इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिर आता है प्यास के साथ थोड़ा थोड़ा जल अथवा गर्म पेय पीने का अगर मन कर रहा हो, तो ऐसा दो कारण से हो सकता है, यिन डिफिशियंसी ऑफ स्टमक या यिन डिफिशियंसी ऑफ किडनी। तो इसमें जो प्रोटोकॉल आएगा उन सब दोनों को हम टोन करेंगे क्योंकि डिफिशियंसी दिखा रहा है। इसके बाद आता है प्यास के साथ ठंडे पेय पीने की इच्छा अगर कर रही हो, तो इसमें हीट टाइप ऑफ डिजीज का हम उपचार करेंगे। वार्म या ल्यूक वार्म पीने का अगर मन कर रहा हो, तो इसमें कोल्ड टाइप ऑफ डिजीज का हम उपचार करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास पेन या दर्द। चीन में कहावत है कि जब मेरिडियन में फ्री फ्लो होता है तो किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा, और अगर मेरिडियन बाधित हो तो दर्द होगा। तो ये अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर मेरिडियन में की अगर स्टेगनेंट है या रुकी हुई है, फ्री फ्लो नहीं है, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, चाहे वो प्रॉब्लम दर्द के रूप में ही क्यों ना आए। और दर्द 4 प्रकार के कारण हो सकता है। इसमें है डिफिशिएंट टाइप ऑफ पेन, एक्सेस टाइप ऑफ पेन, कोल्ड टाइप ऑफ पेन और हॉट टाइप ऑफ पेन। इस सभी पेन के इस टाइप को समझने के लिए इस चार्ट पर हम एक बार नजर डालते हैं, जिसमें कि सिम्टम हमें बता रहा है
सिम्टम है, डिफिशियंसी टाइप है, एक्सेस टाइप है, कोल्ड टाइप एंड हॉट टाइप है। तो लक्षण है, दबाने से अगर दर्द घट रहा है या दबाने से अगर दर्द घट रहा है तो इसको समझेंगे डिफिशियंस टाइप ऑफ पेन है। दबाने से अगर दर्द बढ़ रहा है तो इसको हम समझेंगे एक्सेस टाइप ऑफ पेन है। इसके बाद है, खाने से अगर दर्द घटता है तो इसको हम डिफिशियंट टाइप ऑफ पेन में कैटेगरी में रखेंगे, और खाने से अगर दर्द बढ़ता है खाना खाने के बाद तो उसको हम एक्सेस टाइप ऑफ पेन में रखेंगे। अगला दर्द का टाइप है दर्द मंद एवं बना रहने वाला। अगर वो धीरे धीरे लेकिन ग्रेजुअली बना रहता है वो दर्द, तो उसको हम समझेंगे डिफिशियंट टाइप ऑफ पेन है। और अगर दर्द तीव्र है, तेजी से हो रहा है, तो इसको हम एक्सेस टाइप ऑफ पेन समझेंगे। इसके बाद है, अगर मरोड़ या ऐठन हो तो इसको हम कोल्ड टाइप ऑफ पेन में रखेंगे, और अगर जलन होता हो तो हॉट टाइप ऑफ पेन में रहेगा। अगला है तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर के प्रभाव की वजह से अगर गर्मी से आराम मिलता है तो इसको हम कोल्ड टाइप ऑफ पेन में रखेंगे, और अगर टेम्परेचर में हॉट ने आराम नहीं मिलता है, टेम्परेचर की वजह से अगर आराम नहीं मिलता है, आराम मिलता है तो इसको हम ठंडी से अगर आराम मिलता है तो इसको हम हॉट टाइप ऑफ पेन में रखेंगे। अगला पॉइंट है, अगर शौच के बाद दर्द बढ़ता हो तो इसको हम डिफिशियंसी टाइप में रखेंगे, और अगर दर्द घटता हो तो इसको हम एक्सेस टाइप ऑफ में रखेंगे। कोल्ड टाइप में तब आएगा जब शौच के बाद दर्द बढ़ेगा, और हॉट टाइप में की कैटेगरी में आएगा जब दर्द घटेगा शौच के बाद। इसके बाद है पोस्चर पर भी डिपेंड करता है। अगर हमें दर्द हो रहा हो और लेटने से आराम मिलता हो तो इसको हम समझेंगे डिफिशियंसी टाइप ऑफ पेन है, और अगर बैठने से आराम मिलता हो तो एक्सेस टाइप ऑफ पेन समझेंगे इसको। और रोग की शुरुआत अगर धीमे और क्रमिक हो, धीरे धीरे अगर हो रहा हो और बढ़ता ही जा रहा हो तो उसको हम डिफिशियंसी टाइप में रखेंगे, और अगर अचानक होता है, धीमे या क्रॉनिक समझेंगे, या अगर अचानक होता है तो एक्यूट टाइप में आएगा और ये एक्सेस टाइप में आएगा। इसके बाद आता है वमन या उल्टी से अगर दर्द करने से अगर दर्द बढ़ता हो तो यह डिफिशियंसी टाइप है, और अगर दर्द घटता हो तो यह एक्सेस टाइप ऑफ पेन आएगा। इसके बाद अगर दर्द बढ़ता है उल्टी करने से तो इसको हम कोल्ड टाइप में भी रख सकते हैं, और अगर उल्टी करने से दर्द घटता है तो इसको हम हॉट टाइप में भी रखते हैं। आराम करने से या चलने से, आराम करने से अगर घटता है तो डिफिशियंसी टाइप में आएगा, और आराम करने से चलने से अगर घटता है, चलने से अगर घटता है, आराम करने से अगर घटता है तो इसको डिफिशियंसी में रखेंगे, और चलने से अगर घटता है तो एक्सेस टाइप ऑफ पेन में रखेंगे। इसके अलावा है कि अगर आराम करने से और चलने से अगर घटता है तो कोल्ड टाइप में आएगा, और चलने से अगर दर्द बढ़ता है तो हॉट टाइप ऑफ पेन में आएगा। फिर है दर्द के कारण, किस वजह से दर्द हो रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। की एवं ब्लड की अगर कमी है, इसकी वजह से दर्द हो रहा हो तो डिफिशियंट टाइप या कमी डिफिशियंसी बता रहा है, और बाहरी रोगों, बाहरी पैथोजन के आक्रमण के कारण अगर दर्द हो रहा है तो वह एक्सेस टाइप ऑफ पेन है। फिर यिन डिफिशियंसी की वजह से है तो डिफिशियंट टाइप में रखेंगे, और भीतरी ठंड और भीतरी गर्मी, फुल बॉडी फ्लूइड का घटना की वजह से अगर होता है तो इसको हम एक्सेस टाइप ऑफ पेन के कैटेगरी में रखेंगे। अगर कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन के कारण धीमा दर्द हो रहा है तो डिफिशियंसी टाइप में आएगा, और ऊर्जा अथवा रक्त की रुकावट होने के कारण अगर दर्द हो रहा है तो यह एक्सेस टाइप में आएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, कफ के कारण अगर अवरोध होता है, बलगम या फेलगम की वजह से अगर अवरोध हो रहा है तो यह एक्सेस टाइप में आएगा, और भोजन के अवरोध के कारण या रुकावट अगर होता है तो भी यह एक्सेस टाइप में आएगा। इसके बाद इसके लिए कुछ स्पेशल नोट भी हमारी बुक में है जिसको देखते हैं। स्टेग्नेशन ऑफ की, ऊर्जा की रुकावट में भारीपन होता है तथा दर्द कम होता है, तथा किसी निश्चित स्थान पर दर्द नहीं होता है, मतलब मूविंग पेन होगा। कहीं एक जगह पर अगर स्टेग्नेशन ऑफ की है तो कहीं एक जगह ही लगातार दर्द नहीं होगा, बल्कि वह रुक रुक कर या मूव करते हुए ये अलग अलग स्थान पर दर्द होगा। इसके बाद है स्टेटिस ऑफ ब्लड, अगर रक्त की रुकावट हो, ये तो हमने ऊर्जा की रुकावट देखी थी, अब अगर ब्लड की रुकावट हो तो ऐसे कंडीशन में तीव्र दर्द होगा, सुई गड़ने के जैसे के समान दर्द होगा, तथा निश्चित से छोटे से क्षेत्र में यह दर्द होगा। इसके बाद है उपरोक्त तालिका को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हमें जब दर्द के डिफिशियंसी, एक्सेस, कोल्ड, हॉटनेस, किस प्रकार से ये दर्द है या पेन है अगर हमें पता चल जाता है, जैसे अगर शौच के बाद दर्द बढ़ जा रहा हो गुदा में, इसका अगर पता चलता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में की डिफिशियंसी हुई समझेंगे, और इसमें हम
डिफिशियंसी में लार्ज इंटेस्टाइन को हम टोन करेंगे, जिससे फायदा होगा। और अगर शौच करने से गुदा में दर्द घट जाता है तो इससे में पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा एक्सेसिव हो गई है, और ऐसे में लार्ज इंटेस्टाइन को सीडेट करने से लाभ होगा। इस प्रकार वमन हो जाने से अगर उल्टी भी हो जाती है तो अमाशय का दर्द और उसकी वजह से उल्टी की वजह से अमाशय का दर्द कम हो जाए तो स्टमक की एक्सेस समझेंगे अथवा स्टमक हीट बढ़ा हुआ समझेंगे, और इसका उपचार करने से ये सिम्टम समझकर अगर उपचार करेंगे तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। सर आज आगे चलना है मेंस्ट्रुएशन में, आपके पास 5-6 मिनट तो है, जो करना चाहे करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हमारे अगला जो टॉपिक है वह है लेडीज फीमेल डिजीज मेंस्ट्रुएशन। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, जब से छोटी बच्चियों से लेकर मेनोपॉजल लेडीज तक सब में इसके सिम्टम नजर आते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता ही है, तो इस पर ध्यान देते हैं एक बार। तो हम जानते हैं कि यह इस मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल डे होता है 28 ± 2 होता है, मीन्स 26 डेज में भी आ सकता है या 30 डेज में भी अगर आता है तो ये नॉर्मल समझते हैं। और इसका अगर इसमें किस तरह से बीमारियां हो सकती है इस पर हम देखते हैं। यदि मासिक धर्म समय से पहले आता हो तो इसका हम 2 कारण समझते हैं। इसमें है हीट इन ब्लड, पहला रीजन है हीट इन ब्लड और डिफिशियंसी ऑफ की। जनरली लेडीज में हीट इन ब्लड की वजह से ही ये मेंस्ट्रुएशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम होती है। इसमें हीट इन ब्लड में हम ये प्रोटोकॉल देंगे, लीवर 2, लीवर 3, GB13 और GB20 हीट है उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो बैलेंस होगा। और डिफिशियंसी ऑफ की वजह से अगर प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन की तो ऐसे केस में हम लीवर 2, लीवर 3, लीवर 8, लीवर 14, LU5, UV18, UV19 और LU9 को हम टोन करेंगे। इसके बाद पॉइंट आता है यदि मासिक धर्म सर्वदा विलंब से हो तो ऐसा 3 कारणों से हो सकता है। जनरली बहुत लोगों में ये भी देखा जाता है कि टाइम पे ना आए और बहुत लेट से आता है। ऐसे में हम समझते हैं डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होगा, जिसमें कि ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। और जनरली ये डिफिशियंसी ऑफ ब्लड की वजह से ही पीरियड में डिले होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लीवर 3, लीवर 8, K3, UB17, UB18, UB20, UB23, LI4, गॉल ब्लैडर 20, GB16 और GB20, CV6 और SP6 को टोन करेंगे, जिसका जिक्र अभी हमने डिफिशियंसी ऑफ ब्लड में भी किया था। फिर अगला पॉइंट आता है स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड में किसी तरह की रुकावट हो तो ऐसे कंडीशन में प्रोटोकॉल देंगे लीवर 3, GB34, UB17, UB18, SP10, CV6 और ये सभी पॉइंट को हम सेडेट करेंगे जिससे कि स्टैग्नेशन दूर हो। अगला पॉइंट CV6 को टोन करवा दीजिए, CV लास्ट वाले को स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है सर, इसमें सारे पॉइंट को ये सेडेट करेंगे और CV6 जैसा कि सर ने बताया इसको हम टोन करेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड, जिसमें कि कोल्ड की वजह से अगर रुकावट हो गई हो तो ऐसे कंडीशन में हम CV3, CV4, CV6 और SP6 को सेडेट करेंगे। इसके बाद अगला है तो मैडम हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आउट ऑफ दिस 3? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है या स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है या स्टैग्नेशन ऑफ कोल्ड है? डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे तीनों डिसीजेस का? सर जनरली जैसा कि बताया कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड की वजह से ही पीरियड में प्रॉब्लम आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि इन 3 में से कौन सी प्रॉब्लम है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड है तो कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम आएंगे? सर में प्रॉब्लम आ रही है तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड ये लीवर के चैप्टर में जाके पता लगेगा। सर अगर दो चैप्टर हैं, एक आपका ब्लड का चैप्टर है और एक आपका जो लीवर, जैसे जो भी आपका है लीवर में आप देखिए लीवर लीवर पढ़ लूंगा सर। थैंक यू सर। हाँ, इसके अलावा एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसके लिए चैप्टर नंबर आगे भी शायद वो 14 है या ये 16 है, 16। ये इस साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए मैं बता रहा हूँ। एक चैप्टर नंबर 16 है 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन। इसमें सब लोगों को ये वाला पढ़ना चाहिए।
इसमें द यूट्रस इसमें उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन माना गया है। इनमें माना गया है यूट्रस को, ब्रेन को, बोन मैरो को, बोन्स को, ब्लड वेसल्स को और गॉलब्लैडर को। दे आर सेड टू बी 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन्स। ये कहीं वैसे नहीं डिफाइंड है, लेकिन उन्होंने सर, एक ये चैप्टर डाला है। कहीं वो तो नहीं है 6 बॉबल्स वाली बात तो नहीं है? 6 बॉल तो नहीं कहते इनको? नहीं, 6 ऑर्डिनरी या पता नहीं जो भी कहते हो। अच्छा। इसमें यूट्रस बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जब पढ़िएगा तो आपको इसके और क्लैरिटी समझ में आएगी कि चांगो, किडनी, कंसेप्शन वेसल क्यों इंपॉर्टेंट है, लीवर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके और हार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। बस ठीक है, ठीक है सर, दिया, देख लिया मैंने, पेज नंबर 180 पे दिया हुआ है। जी जी जी, ठीक है, आगे। ठीक है सर। फिर इसमें आता है अगला है, कभी कभी अगर देर से आता है इसमें स्टेग्नेशन ऑफ लिवर की और स्टेग्नेशन ऑफ लिवर ब्लड एंड स्प्लीन डिफिशियंसी। तो इसमें स्टेग्नेशन ऑफ लिवर की में प्रोटोकॉल है लिवर 3, 13, 40, GB 34, 11116 और P6। इनको हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेग्नेशन ऑफ लिवर ब्लड में लिवर 3, GB 34, UB 17, 18, स्प्लीन 10, CV6 को नहीं, CV6 को छोड़ करके CV6 को टोन कराइए, CV6 को और सारे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर अगला है स्प्लीन डिफिशियंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी के केस में SP4, ST25, 44 एंड CV9 को हम टोन करेंगे, क्योंकि स्प्लीन लीवर प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी। हो गया मैडम क्या? सर क्या ठीक। अब आप अगली बार कर, मतलब फिर आपका रह जाएगा 138 से लेकर के 145 तक। ठीक है सर, हो जाएगा? ठीक है, हाँ सर, कल हो जाएगा। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ताकि हम लोग समझ जाएं। मैडम ने कैसे पढ़ाया बताइए आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छा है, पर पढ़ाने वालों को प्रोत्साहन जो मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, पढ़ने वालों को भी पढ़ने वालों को तो मजा आ ही रहा है। ठीक, नॉर्मल थी और पढ़ाया भी बहुत अच्छे ढंग से बता रही थी वो। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा स्पीड होती है तो कई बार हम लोगों के मतलब सुनने से ही निकल जाती है, मतलब कर नहीं पाते। सुनाएंगे तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाए, बहुत अच्छे से। हाँ, स्पीड नॉर्मल की वजह से हम लोग अच्छे से सुन पाए उसको, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सरकार है तो हमें सुनता भी थोड़ा कम हो जाता है, तो मतलब कई बार क्या होता है जब तक सुन के समझते हैं बात तो वो आगे निकल जाती है, इसलिए वो स्पीड भी नॉर्मल पे रहे तो ठीक रहता है हम लोगों के लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे बात सुनने में बात समझ में आती है, कितनी आती है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, पर सुनाने में व्यक्ति की जो चीजें क्लियर नहीं है वो भी अपने आप क्लियर होती चली जाती है। वो ज्यादा अच्छा प्रिपेयर हो जाता है जो सुनाता है, या अदरवाइज वो टीचर अस। तो वी आर बहुत अच्छे, धीरे धीरे समझाया आपने, धन्यवाद। We are so much thankful to the platform which you offered us. Great, Sir. thanks, sir. A big salute, sir. A big salute. सर, बिल्कुल सर। सरकार जब तक श्रोता नहीं होंगे तब तक वक्ता को कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इन और यांग दोनों होना जरूरी है सर, वो तो सही है सर। पढ़ने वाले दोनों होना जरूरी है। पढ़ने वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं सर। हाँ, चलिए पढ़ रहे हैं तभी तो उसका फायदा है। बोलिए, समझ रहे हैं, दोनों को हो रहा है, यस, आधा दोनों को हो रहा है। तो हम लोग जो है अब इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हम लोग देखिए, जो ऐसा मत सोचिए कि सबको आ जाएगा, जो चैप्टर उससे रिलेटेड हो उनको जरूर एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगी बहुत। जो आपको समझ में कहीं लग रहा है कि ये क्या है, उसको तुरंत चैप्टर पे चले जाइए। जहां आपको लीवर लगे, लीवर के चैप्टर में बस हम वैसे मत पढ़िए, लेकिन लीवर के चैप्टर में पढ़ लीजिए। अगर एक बार अभी एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है, अभी आप इसको कर सकते हैं 19 से लेकर, अगर आप 2 7 में मास्टरी करना चाहते हैं, कुछ नहीं है,
19 से लेकर के उसको एक उपन्यास की तरह पढ़ जाइए, नॉवेल की तरह। कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत अधिक कंसंट्रेट करें, लेकिन आप नॉवेल की तरह पढ़ेंगे तो आप उसको, जो उसका कंटेंट बता रहा है कि ये चीजें हैं, तो आपको समझ में आने लगेगी। फिर जब समझ में आने लगेगी तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारा इंटरेस्ट कम बढ़ाना ही हमारा काम है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे इन जो आप पढ़ रहे हैं डायग्नोसिस, इस पर तुरंत चले जाएंगे लीवर के चैप्टर में, तुरंत चले जाएंगे लंग्स के चैप्टर में, तुरंत हार्ट के चैप्टर में, और जब चैप्टर गए उधर ब्लड में गए, उधर की में गए, बस हमारा काम बन गया। आपने तुरंत उसको आत्मसात कर लिया कि ये चीजें इसकी वजह से हैं, बस वहां प्रोटोकॉल आपको आसान हो गया। फिर प्रोटोकॉल आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। लीवर के दो ही तीन बहुत फेमस है जो है, जैसे लीवर अभी यहाँ पे लीवर 2-3 आया था, GB 13-20 आया, इसी तरह का आपका लीवर 3-13-14, हम लोग कहते हैं ना 3-13 मत करो, 3-13-14 कर लीजिए। और उधर फिर उसका एक GB 34 इतना ही बढ़िया पॉइंट है, GB 34 याद कर लीजिए। फिर उसके पेरिकार्डियम और ट्रिपल वालम दोनों का 0.6 है, दोनों का 0.6 है। बस 6 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अभी मैडम ने, सुधा मैडम ने बताया था कि वो डिफिशियंसी के मामले में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और उधर वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जहां कोई मित्र कहे कि भैया वो हम तो बहुत सही है, लेकिन वो क्या करें, वो शाम को 3-4 मित्र जहां जाए, शर्मा जी जहां आ गए तो बताइए अब मैं क्या करूं। बस आप तुरंत ये पॉइंट लगा दीजिए, देखिए तुरंत आराम मिल जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इस विधा को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, और खेमका सर के सपनों को पूरा करने, युद्ध करिए, युद्ध, ये युद्ध है, धर्म युद्ध है। खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हमको अपना ज्ञान बढ़ाना है, सामने वाले का ज्ञान बढ़ाना है, थेरेपी को ऊपर ले जाना है, और थेरेपी के साथ साथ हमको मानवता का कल्याण करना है। और वही है हमारे खेमका सर का सपना। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों से 2 मिनट का हम लोग विराम लेते हैं। नमस्कार।